सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक मुख्य विषय पर जो ज्वलंत मुद्दा है उसको लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिसको हम आपके सामने पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका जो विषय है वीडियो का वो है, अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आरक्षण को लेकर के दिया गया है और उस आरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे जो समाज को प्रभावित करने वाले हैं, न केवल वर्तमान के समाज को बल्कि इस समाज की आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रभावित होने वाली हैं। तो ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है समाज के लिए और पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो उसी मुद्दे को लेकर के आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये हमारे बीच में आज जो एक शख्सियत बैठी हुई हैं जिनका आप देख रहे हैं, ये हैं, मैं इनका परिचय करा दूं। आप हैं हमारे बहुत ही सीनियर साथी और इन्होंने बिजली विभाग में लंबे समय तक सर्विस की है, अधिकारी पद पर आपने कार्य किया है और आपका नाम है माननीय श्री रोशन लाल माहौर साहब। तो रोशन लाल माहौर साहब लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं और वर्तमान में भी कई तरह के जो सामाजिक संगठन हैं उससे जुड़े रहते हैं। और जो आप जानते हैं कि माहौर यानी जो कोली समाज है, उस समाज में जागृति लाने का आप बड़े पैमाने पर कार्य करते रहते हैं। तो मैं आपके सामने जो कुछ इनसे हमें जानकारी हम लेना चाहते हैं, तो हम अपना ये कार्यक्रम और ये साक्षात्कार के रूप में जो हम पेश कर रहे हैं, तो इनसे जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, तो मैं इनसे कुछ सवाल हम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। धन्यवाद। तो हमारे बीच में माननीय माहौर साहब से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक तो जो है मुद्दा उठाया गया है, हालांकि उस जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्रीमी लेयर के बारे में कोई बात नहीं उठाई गई थी। क्रीमी लेयर के बारे में याचिकाकर्ता ने कोई अपना बात नहीं कही गई थी, जो ओरिजिनल जो याचिका दायर की गई थी। लेकिन फिर भी जब आरक्षण के बारे में विस्तृत जब चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्रीमी लेयर को किस नज़रिए से देखते हैं। सभी के लिए जय भीम। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है क्रीमी लेयर के ऊपर, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन देने की जो बात कही है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है उनको न दे करके जिनको नहीं मिला है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, तो ये हम लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। आपस में मतभेद पैदा करना चाहती है सरकार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जनगणना तो हुई नहीं जिससे ये पता चल सके कि किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना रिजर्वेशन मिला है और कितना अभी बाकी है। तो ये जो है खाली आपस में लड़ाने की बात है, इससे जो है कोई क्लियर पोजीशन नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को जो है आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा माननीय माहौर साहब कि आर्टिकल 341 के तहत ये आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको दिए, अपने संविधान में ये हम सबको देने का काम किया था जो SC और ST के वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट के। और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स को दिया था। तो हम जब आर्टिकल 341 की बात करते हैं तो 341 में तो किसी भी तरह से आर्थिक आधार को कोई भी आधार माना ही नहीं गया था। उसमें जो मुख्य आधार था आर्टिकल 341 में वो ये था कि सामाजिक रूप से जो पिछाड़े गए समाज के लोग हैं और शैक्षिक रूप से जो पिछाड़े गए हैं, तो उसके आधार पर ये सूची बनाई गई थी। लेकिन ये क्रीमी लेयर का मुद्दा इसमें कैसे आ गया, इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा।
आर्टिकल 341 और 42 में क्रीमी लेयर का कोई जिक्र नहीं है और वहाँ पे जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर से लोग जो है जिनको गरीबी थी और उन लोगों के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था। तो वहाँ क्रीमी लेयर का कोई जिक्र नहीं है, न किसी का जिक्र है वहाँ पे कि जाति में जाति के आधार पर कोई रिजर्वेशन दिया जाए। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर तो कोई मतलब आर्थिक आधार तो लिया ही नहीं गया था, क्योंकि ये जैसा कि सभी चर्चा है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है। ये जो जातियों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में होना चाहिए, सरकार में होना चाहिए, इसलिए इस आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये आर्थिक आधार जो लगा करके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सरकार सीधे सीधे आरक्षण को ख़त्म न करके सुप्रीम कोर्ट के अपना सहारा लेकर के इसको जो कराना चाहती है, तो इसमें जो क्रीमी लेयर का भ्रम पैदा करने का काम किया है, तो आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? क्रीमी लेयर का जो भ्रम पैदा किया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। और हमारे सभी बंधु जितनी जातियाँ हैं वो सब इसका विरोध करती हैं, क्योंकि आपस में ये लड़ाने वाली बात है। और इसमें क्रीमी लेयर, इसमें जो है आर्थिक आधार का कोई जिक्र नहीं है किसी तरीके का। तो इसलिए जो है हम सबको इस पे एक संघर्ष जो कर रहे हैं हम लोग सबको मिल के करना चाहिए और सबको विरोध करना चाहिए। जी नहीं, जो आपने बात रखी कि हम बिल्कुल क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं हैं, तो दूसरा जो मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें उठाया गया है, इस फैसले में जो दूसरा मुख्य मुद्दा उठाया गया है वो है जातियों के वर्गीकरण के बारे में। जातियों का कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं, उन जातियों में से कुछ जातियों ने आरक्षण का लाभ ज़्यादा ले लिया है, जबकि कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जिन जातियों को आरक्षण का लाभ सुप्रीम कोर्ट की नज़र में नहीं मिल पाया है, तो उनको राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि उन जातियों को अलग से वर्गीकृत किया जाए, यानी कोटे में कोटा, साधारण भाषा में कहें तो कोटे में कोटा की जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये वैसे मसला केंद्र सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार ही इसका फैसला करने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो इसमें बात कही है कि उसने राज्य सरकारों को ये निर्णय करने का अधिकार दे दिया है कि वे कौन सी जातियों को आरक्षण दें और किस जाति को कितना दें। ये जो फैसला है तो राज्य सरकारों को जो दे दिया है, इससे आपका क्या नज़रिया है? क्या इससे सहमत हैं कि राज्य सरकारों को कोटे में कोटे का आधार बनाना चाहिए? आर्टिकल 342 में जो है क्रीमी लेयर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये इस तरह का निर्णय नहीं देना चाहिए था, लेकिन दिया, क्योंकि वो जो है राज्य सरकारों को पावर देना चाहते थे और राज्य सरकार जो है अपने मनमानी ढंग से काम कर सकें, क्योंकि राज्य सरकारें जितनी हैं वो सब विरोध में काम कर रही हैं रिजर्वेशन के। इसलिए जो है इसमें जो है ये बिल्कुल आदेश ही बिल्कुल गलत है और इसको जो है हम लोग कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इसका हम लोग ज़बरदस्त विरोध करेंगे इसका। जो विरोध बहुत सारे जो लोग कर रहे हैं, उसमें इसका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले से सहमत नहीं है और काफ़ी राजनीतिक पार्टियां भी कुछ जो है बड़े पैमाने पर इसका विरोध कर रही हैं। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उन राजनीतिक पार्टियों से सहमत हैं जो इसका सुप्रीम कोर्ट का फैसले का विरोध करते हैं? ऐसा है कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं जो कि रिजर्वेशन का महत्व समझती हैं और संविधान का महत्व समझती हैं और इस क्रीमी लेयर का वो जो है पार्टियां विरोध कर रही हैं
और जो कि इसको रिजर्वेशन को ख़त्म कराना चाहते हैं वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके बहकाने में नहीं आना चाहिए और हमें इसका विरोध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ आपका कि आप इसको मतलब एक तरीके से ये संवैधानिक फैसला नहीं है और संविधान की भावना के प्रतिकूल है। क्या आप मानते हैं कि संविधान की भावना के ये प्रतिकूल फैसला है? ये संविधान की भावना के प्रतिकूल है। संविधान में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसमें रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जाए। ये बिल्कुल एकदम फ्लैट रेट से है, एकदम सीधा है रिजर्वेशन जाति आधार पर। तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग वो नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल गया किसी को कम मिल गया। जो लोग ज़्यादा मेहनत किए, परिश्रम किए हैं, शिक्षा जिन्होंने ज़्यादा ग्रहण की है वो लोग आगे निकल गए हैं। और जो लोग पढ़ने में पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी के स्कूल में शिक्षा की स्कूल न होने की वजह से, फीस नहीं होने की वजह से और शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन कम मिला है। मिला उनको भी है लेकिन उनको कम मिला है। इसलिए ये यहाँ पे हमारी लड़ाई जो है सबको मिल के लड़नी है और सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ये माननीय रोशनलाल माहौर साहब, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो निर्णय है ये संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, ये संविधान की भावना के प्रतिकूल है। और इसमें कोटे का जो सवाल उठाया गया है ये आपस में जातियों को बांटने के लिए, आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े करके एक तरीके से आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ही इसकी भावना नज़र आती है। इसलिए सब लोगों को मिलकर के, जितनी भी शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं उन सबको मिलकर के इस फैसले का, इस निर्णय का विरोध करना चाहिए। तो इस बात को हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे जो साथी हैं जो इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, हमें मालूम चला है, तो हम उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो अभी उनसे हम बात करेंगे और उनको इसके परिणाम के बारे में बताएंगे कि भाई जो आप इसका समर्थन कर रही हो ये आपके भी फेवर में नहीं है। क्योंकि जब आरक्षण बचेगा ही नहीं तो बंटवारा किस काम का? बंटवारा तो जब होता है ना जब आपके पास आरक्षण बचेगा। लेकिन मंशा ये है कि जिन लोगों ने हमेशा इन जातियों के साथ में भेदभाव किया, इन जातियों को नीचे दबा के रखा, तो उन जातियों को कभी भी ये सहमत नहीं हो सकते कि हम इन जातियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वास्तव में उनका मंशा ये होती है कि उनको जिनको आरक्षण का लाभ अभी नहीं मिला है ज़्यादा उनकी नज़र में, अगर उन जातियों को आगे बढ़ाने की सरकार की मंशा होती तो फिर सरकार उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकती थी, अलग से उनको जो है 5% या 10% अलग से रिजर्वेशन दे देती, या फिर उनको अलग से पहले से एजुकेशन में आगे बढ़ाने का वो लोग काम कर सकते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि हमेशा किसी न किसी बहाने से सरकार और कोर्ट के द्वारा भी ज़्यादातर जो निर्णय आए हैं वो आप देखेंगे कि आरक्षण के विरोध में ही आए हैं। तो जब भावना ही स्पष्ट नहीं है कि हमें समाज के जो जिनको वंचित तबके हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत महसूस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के द्वारा उनको दिया गया, जिनको ज़रूरत थी उनको दिया गया, तो उसके प्रति जो है जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही उन लोगों ने इस आरक्षण को सही तरीके से लागू करने का काम नहीं किया। और इतनी बात अपनी जगह पूरी तरह सत्य है कि इसको मान्यवर कांशीराम साहब ने भी बहुत बड़े पैमाने पर इसको उठाया था। और कांशीराम साहब ने तो जातियों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने तो बहुजन समाज बना दिया, उन्होंने जातियों को टुकड़े, वो तो इतने ज़्यादा इसके लिए खिलाफ थे कि आपस में जो जातियाँ बटी हुई हैं, तो वो उन्होंने तो चुनौती दी थी कि हमारा जो विरोधी है उनका काम है जातियों में आपस में बांटे रखना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कराना। लेकिन कांशीराम साहब कहते थे कि हम जो आपस में टुकड़े टुकड़े किए गए हैं उन टुकड़ों को जोड़ करके उन्होंने बहुजन समाज बनाने का काम किया। और शुरुआत जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कांशीराम साहब ने जब नौकरी छोड़ी थी तो एक जो है दीनाबाना वाल्मीकि नाम के एक शख्स थे, तो दीनाबाना वाल्मीकि जो थे उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जन्मदिन की छुट्टी के लिए उन्होंने संघर्ष करके और छुट्टी का एक लड़ाई लड़ी थी। तो जब कांशीराम साहब ने उनको साथ देने का वायदा किया कि भाई मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा,
तो साहब माननीय काशीराम साहब ने एक बात उस समय की हमें याद रखनी चाहिए कि उन्होंने दीना बाना जो वाल्मीकि समाज से थे उनको कहा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी अकेले नहीं है। तू चूड़ा, जैसे काशीराम साहब कहते थे, तू जो है चूड़ा है, तू चूड़ा और मैं चमार, ये जो है दोनों की लड़ाई एक मिलकर के लड़नी है। हम भाई भाई हैं और हम भाई भाइयों में कोई भी अलगाव नहीं है, हम दोनों की लड़ाई एक जैसी है। तो जब उस समय माननीय काशीराम साहब ने वाल्मीकि समाज को साथ लेकर के लड़ाई अपनी शुरुआती वाल्मीकि समाज को लेकर की है, तो आज के दौर में हम ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा जो विरोधी है वो आपस में हमें लड़ाने के लिए काम कर रहा है, और हम लोगों को जो एक दूसरे के कष्ट को जानते हैं तो मिलकर के अपनी लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए। इसी के लिए आज हमने ये बात आपके सामने रखी है। और जो हमारे बीच में आए अभी जो है माननीय माहौर साहब, तो वो भी इसी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि ये मिलजुल करके संघर्ष करना है, और ये संघर्ष लंबे समय तक भले ही चले, लेकिन ये मिलजुल करके ही संघर्ष हमें करके इस लड़ाई को जीतना है, और आरक्षण का बंटवारा कतई स्वीकार्य नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सब लोग अपनी राय देने का कष्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।